नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले बुलेटिन में बात सुशांत सुसाइड केस की। जी हां, सुशांत राजपूत के पिता ने 25 जुलाई को पटना में एफआईआर दर्ज कराई। 28 तारीख से बिहार में पुलिस बिहार पुलिस मुंबई में है और लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है। बिहार पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। सुशांत की मौत के 48 दिन बाद सुशांत के पूर्व शेफ अशोक कुमार मीडिया के सामने आया और एक बड़ा बयान दिया। अशोक ने कहा कि सुशांत जैसा इंसान डिप्रेशन में नहीं जा सकता। सितंबर 2019 तक वो सुशांत के साथ था, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं, ऐसा लाइफ में मैंने सोचा नहीं था। और मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हर किसी से कि वो डिप्रेशन में क्यों चला गया। ऐसा स्ट्रांग बंदा, इतना वो मतलब हर किसी को सिखाने वाला बंदा डिप्रेशन में कैसे जा सकता है। मेरा वही है। क्या सिखाते थे, मतलब किस तरीके से मोटिवेट करते थे लोगों को? उनका ये है कि कोई भी गलत चीज़ हो या जो भी उनका आगे की जो भी लाइफ का चीज़ है, वो हमेशा लोगों को बताते थे कि आगे ऐसा करना है वैसा। तो उनका कभी ये सोचा नहीं था कि वो डिप्रेशन में चला जाएगा। बिहार पुलिस की जांच टीम ने भी अशोक से पूछताछ की है। पटना पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत का इलाज कर रहे डॉक्टर, दोस्त महेश शेट्टी, बहन मीतू सिंह सहित और भी कई लोगों से पूछताछ की और जरूरत पड़ने पर रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ करेगी। सर, रिया चक्रवर्ती को कब इंटरोगेटिव करेंगे? अभी जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं है, हम करेंगे। मिलकर आइए। समन किया सर, आप घर गए थे। चलो सर, आप घर गए थे। निगरानी में है हमारे। निगरानी में। वहीं बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने पटना पुलिस की जांच टीम के साथ दुर्व्यवहार की खबर को सिरे से खारिज किया। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि बिहार पुलिस जांच कर रही है और सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच सामने जरूर लाएगी। हमें मौका मिलेगा, हम खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बिहार पुलिस खुद करेगी, हम नहीं कर सकते क्या? अगर सुशांत के पिताजी को बिहार पुलिस पर भरोसा न हो, वो सीबीआई मांग करेंगे तो बिहार सरकार से मांग करेंगे, बिहार सरकार निर्णय लेगी। हम क्यों सीबीआई की बात करेंगे? इस मामले में बिहार सरकार का बयान भी सामने आया है। नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत के पिता चाहेंगे तो इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की जाएगी। जहां तक सीबीआई की बात है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर परिवार चाहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सफर परिवार की है, उनके पिताजी की है, अगर परिवार चाहेगा तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री सीबीआई जांच में के लिए कहेंगे। लेकिन परिवार अगर चाहेगा तभी। बिहार सरकार को उम्मीद है कि महाराष्ट्र सरकार और पुलिस बिहार पुलिस का सहयोग करेगी, लेकिन अब तक के हालात बताते हैं कि महाराष्ट्र सरकार सहयोग करने के मूड में नहीं है। ऐसी स्थिति में बिहार पुलिस की जांच टीम सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच कब तक सामने ला पाती है, ये देखना होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से विरजम पांडे और साकेत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो हर रोज नई चीजें आ जरूर रही हैं, लेकिन इसमें सच क्या है अभी भी बहुत दूर है। इधर सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की लड़ाई अब कानूनी लड़ाई में तब्दील होती जा रही है। क्या है 15 करोड़ रुपए का सच? कहां गए सुशांत के खाते से पैसे? क्या रिया ने किया सुशांत से धोखा? सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 48 दिन हो गए। पहले दिन से जांच जारी है। तमाम लोगों से मुंबई पुलिस पूछताछ कर चुकी, लेकिन आज तक ना तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पर्दा उठा, ना मौत की वजह पता चली। हाँ, एक नाम जरूर सबसे ज्यादा चर्चा में रहा और वो है रिया चक्रवर्ती का। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने पटना में केस दर्ज कराया और रिया चक्रवर्ती पर तमाम आरोप लगाए, जिसमें एक आरोप सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर करने का भी है। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत के सीए का कहना है कि सुशांत के अकाउंट में 15 करोड़ थे ही नहीं, लेकिन सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने सीए के बयान पर
सवाल खड़ा कर दिया है। देखिए, उनका एक सीए है जो रिया ने रखा था। अब वो बड़ा इंटेलिजेंटली स्टेटमेंट दे रहा है। वो कह रहा है कि 15 करोड़ अकाउंट में नहीं थे। ये बात सही कह रहा है, वो गलत नहीं कह रहा है। वो उस अकाउंट में 17 करोड़ आए इस दौरान जब रिया उनके साथ थी, और 15 करोड़ निकले। लेकिन कभी भी एक समय देखिएगा तो 15 करोड़ कभी नहीं था। तो इसलिए ये कहना कि 15 करोड़ नहीं था बिल्कुल ठीक है, लेकिन 15 करोड़ निकला है ये सही बात है। तो इसलिए ये तो ईडी देखेगी। कोई सुशांत सिंह ने कोई घर नहीं खरीदा, कोई बड़ी गाड़ी नहीं खरीदी, कोई ऐसा मेजर एक्सपेंस नहीं था जहां 15 करोड़ चला जाए। तो आफ्टरऑल ये पैसे गए कहाँ? तो ये तो ईडी करेगी या बिहार पुलिस भी करेगी तो पता चलेगा। बिकॉज बिहार पुलिस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और उस एंगल से करेगी, और चीटिंग के एंगल से, और ईडी अपना पीएमएलए के एंगल से करेगी। तो वो तो दोनों इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों चलता रह सकता है। बहुत से केसेस में आप देखेंगे कि क्रिमिनल केस भी चलता है, साथ साथ ईडी भी चलता रहता है। शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती ने एक वीडियो जारी कर खुद को पाक साफ बताने की कोशिश की थी, लेकिन अब उस सफाई पर भी सवाल उठने लगे हैं। देखिए, अगर उनको वीडियो पे या तो आना नहीं चाहिए था, ये बोलने के लिए तो आना नहीं चाहिए था। वो वीडियो जो है वो ज्यादातर अपना उनका जो उन्होंने वस्त्र धारण किया वो दिखाने के लिए कि मतलब मैं एक सिंपल सी लड़की हूँ, जो उनका नॉर्मल ड्रेस उनका आप कभी नहीं देखेंगे उस तरह के ड्रेस में। कभी भी आप एक भी दिखा दीजिए जो उस तरह का ड्रेस पहन के आई है वीडियो में, तो वो ज़्यादा वो एक शो स्टेटमेंट था। और अगर उनको आना था तो जो पब्लिक के दिमाग में घूम रहा है, बार बार सब लोग पूछ रहे हैं, एफआईआर में भी लिखा हुआ है कि 8 तारीख को आफ्टरऑल छोड़ के गई क्यों, और सुशांत सिंह राजपूत को ब्लॉक क्यों किया, और उसका जो मेडिकल रिकॉर्ड था उन्होंने क्यों नहीं शेयर किया फैमिली के साथ जाने के समय। पैसे कहाँ गए, किसके खाते में गए, रिया के परिवार का इसमें कोई रोल है या नहीं, सुशांत की कंपनियों से रिया का परिवार कैसे जुड़ा हुआ था, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए बिहार पुलिस के साथ साथ ईडी ने भी जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद और क्या निकलकर सामने आता है ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मामले की जांच शुरू हो गई है। सुशांत केस में ईडी की जांच शुरू होने के बाद सीबीआई जांच महज औपचारिकता रह गई है, ये कहना है बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह को निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। ईडी के जांच के बाद अब सीबीआई की जांच केवल फॉर्मेलिटी होगी, और जिस तरह से बिहार पुलिस को तंग कर रही है महाराष्ट्र की पुलिस, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में रिया जी आई हैं, तो ये दिशा क्या तय करेगी। जब 2 राज्यों की पुलिस लड़ने लगेगी तो उच्चतम न्यायालय जो है क्या करेगा। कोई छोटी सी बात है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। और मान लीजिए कि बिहार सरकार कहती है कि हम जांच करने में अक्षम हैं क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस हमको कोऑपरेट नहीं कर रही है, तो बिहार पुलिस भी तो सीबीआई जांच के लिए लिख सकती है ना। तो आप मान के चलिए कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होगी, और जो मैंने एसआईटी की बात की थी, ईडी की जांच होगी, एनआईए की जांच होगी, या इनकम टैक्स की जांच होगी, जांच उसी दिशा में चल रही है। और जो माफिया वर्ग वहाँ मौजूद है फिल्म इंडस्ट्री में, और जिसके कारण कि पूर्वांचल के लोग बढ़ नहीं पाते हैं, हिंदी भाषी लोग बढ़ नहीं पाते हैं, सुशांत सिंह राजपूत जैसे मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों के साथ जो अन्याय होता है। इस बीच बड़ी खबर मिल रही है राजधानी पटना से। यहां पर बस फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। मीठापुर बस स्टैंड के पास ये घटना घटी है। नाइट्रोजन गैस लीक हो रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कतें भी पेश आ रही हैं। विस्फोट के बाद इलाका खाली करा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि पटना से ये बड़ी खबर सामने आई, जहां बर्फ फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। मीठापुर बस स्टैंड के पास ये बर्फ फैक्ट्री है जहां पर ये विस्फोट हुआ है। नाइट्रोजन गैस अभी लीक हो रही है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत पेश आ रही है। संजय कुमार हमारे पटना संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कुछ अपडेट है संजय? देखिए, बिल्कुल अभी से थोड़ी देर पहले की घटना है। जक्कनपुर थाना अध्यक्ष से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने इस घटना की पुष्टि की है। आइस फैक्ट्री है ये, और ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट किस चीज का ये पता नहीं चला है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये सिलेंडर का ब्लास्ट है। नाइट्रोजन गैस इलाके में लीक कर रहा है। लोगों ने जिस स्थान पर यह घटना हुई है, आसपास के लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया, लोग बाहर निकल आए हैं। सांस लेने में तकलीफ हो गई है और आला अधिकारियों को सूचित किया गया इस घटना की बाबत। फिलहाल पूरे इलाके को खाली कराया जा रहा है। जी बिल्कुल, अभी ये जानना चाहूंगी, स्थिति कंट्रोल में नजर आ रही है, लोगों को ज्यादा दिक्कतें तो नहीं आ रही हैं? देखिए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंच गई है। एहतियात के तौर पर लोगों वहां से निकाला जा रहा है और पूरे फैक्ट्री को खाली करवाएगा। अगल बगल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद संजय इस जानकारी के लिए। तो पुलिस मौके पर पहुंच गई है और स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है। और अब बात बाढ़ से पानी बिहार की।
तो सबसे पहले बात छपरा की करते हैं, जहां परसा और मकेर के बीच नेशनल हाईवे पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है। बाढ़ का पानी चढ़ने से नेशनल हाईवे पर यातायात स्लो हो गया है। हालांकि लोगों को आशंका है कि अगर पानी इसी तरह से बढ़ता रहा तो इस हाईवे पर यातायात बाधित भी हो सकता है। आप देख सकते हैं कि पानी में काफी तेज धार है और हाईवे पर गाड़ियों की कतार लगी हुई है और हाईवे पर पानी भरा हुआ है, इसी में गाड़ियां जा रही हैं। गाड़ियों को जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। और उधर छपरा के मशरक में डूमरसन से पदमौल जाने वाली सड़क करीब 100 फीट तक बह गई है। पानी का दबाव इतना तेज था कि सड़क उसे सह नहीं पाई। बताया जा रहा है कि सड़क की नींव काफी कमजोर थी, जिसके कारण सड़क नदी की तेज धार में बह गई। तो बिहार में बाढ़ का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। सीवान और मधुबनी के बाढ़ की चपेट में आने के बाद बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या 14 हो गई है और करीब 40 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। सरकार की तरफ से राहत बचाव के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, फिर भी लोगों की दिक्कत कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये छपरा का पानापुर है और तस्वीरें बाढ़ के हालात को बताने के लिए काफी हैं। सारण तटबंध टूटने के बाद छपरा में आई बाढ़ ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 1966 में आई प्रलयंकारी बाढ़ में भी जिन इलाकों में पानी नहीं भरा था, इस बार वहां भी पानी है। लोगों ने छतों पर शरण ले रखी है और आना जाना मुश्किल है। सबसे अधिक प्रभावित पानापुर, मशरक और तरैया प्रखंड है। गोपालगंज की स्थिति तो और ज्यादा बदतर है। मांझागढ़ में तटबंध टूटने के बाद कई पंचायतें जलमग्न हैं और लोग परेशान। वार्ड नंबर 4 का जो पूरा इलाका है वो पूरी तरह जलमग्न है और कई किलोमीटर पानी में चलने के बाद लोग तटबंधों पर पहुंचते हैं और वो जिला मुख्यालय में जा करके अपने जो ज़रूरी काम है वो निपटाते हैं। आप देखेंगे कि जो इस निमुया पंचायत का जो वार्ड नंबर 4 है और जितने भी घर हैं यहाँ पर सब झोपड़पट्टी है यहाँ पर और जितने भी लोग हैं वो परेशान हैं। उनके जो झोपड़ियां हैं वो पानी में डूबी हुई हैं। गोपालगंज में बाढ़ के हालात कितने गंभीर हैं, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 2 दिनों में बाढ़ के पानी में डूबकर 10 लोगों की मौत हो चुकी है। मुजफ्फरपुर के भी हालात छपरा और गोपालगंज जैसे ही हैं। बूढ़ी गंडक लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से तटबंध के अंदर बसे शहरी क्षेत्र की बड़ी आबादी बाढ़ की चपेट में है और जिंदगी की नाव जुगाड़ के सहारे आगे बढ़ रही है। थर्मोकोल से जो बना हुआ डेंगी नाव है या फिर जो ट्यूब के सहारे जो तख्ता लगाकर आप देख रहे हैं, इनके सहारे ही लोग घरों से बांध तक या फिर बाजार निकल पा रहे हैं और ये समस्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। जो बालू घाट का इलाका है, जो इसके अलावा जो दूसरे मोहल्ले हैं, बताया जा रहा है कि 10,000 से अधिक की इस प्रकार की आबादी, सघन आबादी इस तटबंध के भीतर बसती है जो शहर से सटा हुआ है। दरभंगा में भी बाढ़ से मुसीबत कम नहीं है। पानी में घर द्वार सब डूब गया है। लोग गांव छोड़कर ऊंचे स्थानों की ओर जा रहे हैं, जिसके लिए एकमात्र सहारा नाव है। चिंता वाली बात यह है कि नाव पर क्षमता से काफी ज्यादा संख्या में लोग सवार हो रहे हैं, जो हादसे को न्योता देने जैसा है। तटबंधों पर शरण लिए लोगों की स्थिति कैसी है, सीतामढ़ी की इस तस्वीर को देखकर समझ लीजिए। घरों में पानी है, मजबूरन लोग NH 77 पर शरण लिए हुए हैं। पॉलिथीन से बना टेंट छत का काम कर रहा है। फुटपाथ के बगल की जमीन बिस्तर का। आप देख सकते हैं तस्वीर सीतामढ़ी के रूनीसैदपुर प्रखंड के ये थुम्मा गांव है, जहां बाढ़ के पानी के चलते लोगों का आशियाना उनसे छीन चुका है और लोग आज NH 77 को अपना आशियाना बनाकर रह रहे हैं। क्या परेशानी है सर? परेशानी तो यही है कि जब पानी घर घर में घुस गया, रहने का जगह नहीं है, तो NH 77 पर पहुंचे हुए हैं। कोई भी देखने नहीं आए, कोई विधायक नहीं, मुखिया कोई सदस्य नहीं पहुंचे यहाँ देखने। सर प्रसाद मुखिया की तरह न जाने कितने परिवार सड़क किनारे रह रहे हैं, लेकिन इनमें से कई लोगों के पास अब तक सरकारी मदद नहीं पहुंची है। ऐसे लोगों तक मदद पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है।
न्यूज 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता, गोपालगंज से मुकेश कुमार, मुजफ्फरपुर से प्रवीण ठाकुर और सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। तो लगातार बाढ़ का दायरा बढ़ता जा रहा है और मुश्किलें भी उसी रफ्तार से बढ़ रही हैं। मुंगेर की बड़ी खबर की बात करेंगे, जहां हवेली खड़गपुर में उल्लास बांध टूट गया है। बांध टूटने से रतैठा पंचायत में करीब 100 बीघा में लगी धान की फसल बर्बाद हो गई है। गंडरी नदी पर बने पाइप से पानी निकालने के लिए उल्लास बांध बनाया गया था। बताया जा रहा है कि श्रमदान से इस बांध को ग्रामीणों ने बनाया था। ग्रामीणों ने सरकार से गंडरी नदी पर बांध बनाने की अब मांग की है। किसानों को नुकसान है कि बहुत सा जमीन ऐसा है कि वो सुखाड़ हो जाएगा, उसका पटवन नहीं होगा और वो नीचे पानी बेफजूल का बहेगा, इसलिए बहुत जरूरी है उल्लास बांध बांधने का। सरकार से क्या मांग है आपको? बस बांध बांध दे सरकार, इतने काफी है। वहीं पूर्णिया के बायसी अनुमंडल के कई गांव में नदियों का पानी भरा हुआ है। कनकई नदी में कई कच्चे और पक्के मकान टूटकर समा चुके हैं पानी में। बड़ी संख्या में लोग अपने हाथों से पक्के मकानों को तोड़ रहे हैं। ईंट और लकड़ी के सामान को सुरक्षित जगहों पर लेकर जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन की ओर से उन्हें अब तक कोई मदद नहीं मिली है। हालात कुछ भी हो, बिहार में नेता राजनीति के लिए मौका तलाश ही लेते हैं। बाढ़ और कोरोना के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रभावित क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे हैं, जिस पर सत्ताधारी दलों के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों के बीच तेजस्वी, तेजस्वी के दौरे पर तकरार, खाने का, पीने का, रहने का। कोरोना के बढ़ते मामले और बाढ़ की विभीषिका के बीच तेजस्वी यादव लगातार प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। लोगों से मिल रहे हैं और उनके दुख दर्द को साझा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के इन दौरों से पार्टी के नेता काफी उत्साहित हैं। नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी लगातार बाढ़ पीड़ितों के बीच जा रहे हैं, उनके दुख दर्द को बांट रहे हैं, उनको राहत पहुंचा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। मान लिया कि माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी का उम्र ज्यादा है, लेकिन बाकी मंत्री कहां हैं? आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को जननेता बता रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी दल जेडीयू और बीजेपी नेता तेजस्वी यादव के इस दौरे को चुनावी चाल बता रहे हैं। आरोप ये भी लग रहा है कि तेजस्वी यादव जहां जा रहे हैं वहां भीड़ जुट रही है और लोग कोरोना का शिकार हो रहे हैं। तेजस्वी यादव बाढ़ पीड़ितों का दर्द बांटने नहीं गए थे, वो पिकनिक मनाने गए थे। उस लॉकडाउन में जाकर भीड़ लगा रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और अगर उनके इस कारनामे से अगर कोरोना का संक्रमण फैला तो इसकी जवाबदेही कौन लेगी? अब तक तेजस्वी यादव पर आरोप लगते रहे हैं कि वो मुश्किल समय में बिहार से बाहर चले जाते हैं, लेकिन चुनावी साल में तेजस्वी यादव न सिर्फ लोगों से मिल रहे हैं बल्कि राज्य सरकार की नाकामियों को भी उजागर कर रहे हैं। विजम पांडे, न्यूज 18, पटना। और तेजस्वी ही नहीं, उनके बड़े भाई और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव भी बाढ़ पीड़ितों के बीच जा रहे हैं। वैशाली में तेज प्रताप यादव ने बाढ़ पीड़ितों को खाना खिलाया। साथ ही बकरीद के मौके पर तेज प्रताप यादव ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के बीच ब्रेड और मास्क का वितरण किया। अगली खबर दानापुर से है। शाहपुर थाना क्षेत्र के शिवाला मोड़ पर बीजेपी नेता कविंदर यादव की हत्या से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। हत्या की खबर मिलने के बाद दानापुर विधायक आशा सिन्हा भी पहुंची। विधायक ने आरोप लगाया कि उनके लोगों को टारगेट किया जा रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाते तब तक सड़क जाम रहेगा। दहाड़े एक बीजेपी कार्यकर्ता को गोली मारकर हत्या कर दी गई है और यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 के साथ लोग यहाँ पर न्याय की मांग कर रहे हैं, हत्यारे को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे विधायक आशा सिन्हा भी मौजूद हैं। अभी चुनाव आ रहा है, तुरंत 2 महीना के बाद हमारे लोग मेन लोग के टारगेट किया जा रहा है। अभी देखे 1 महीना पहले दीपक पासवान को गोली मारा गया, 2 गोली मारा लोग। अभी तुरंत 1 महीना पूरा नहीं हुआ है,
फैक्सा दर्ज कविंदर जी के गोली मारा गया। 2 दिन पहले कविंदर जी से हमको बात हुआ है, बोले मैडम अपने लोग के टारगेट करेगा, लोग डराएगा, धमकाएगा, गोली मारेगा। हम कहे नेताजी सतर्क रहिएगा, बताइएगा ऐसा कुछ होगा तो। आज नेताजी चले गए अपने हमको छोड़ के। हमको न्याय चाहिए, हमको बस प्रशासन को न्याय चाहिए। हमको हमारे पिताजी मुंडा नहीं थे, हमको कातिल जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। हमारे पिताजी शहीद हुए हैं। के बेटा का कहना है कि अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।